हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि अगर एज अ फ्रीलांसर आप इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हो तो किस तरीके से कर सकते हो। अब क्योंकि मैं खुद एक एज अ फ्रीलांसर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, प्लस मेरी खुद की कंटेंट एजेंसी है और कंसल्टिंग वर्क है। तो हमारे इस बिज़नेस का हमें पता नहीं है कि हमारे महीने की किस तारीख को हमारे अकाउंट में बैलेंस रहने वाला है। तो मैं अगर मान लीजिए SIP करता हूँ और उस समय अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो आपको AMC तो चार्जेस नहीं लगाएगा, इसे आपके अगर SIP मिस होती है। लेकिन क्योंकि बिकॉज अभी जितनी भी SIPs है वो आपका वन टाइम मैंडेट के थ्रू लगती है। जब आप किसी ऐप के थ्रू करते हो तो वन टाइम मैंडेट रजिस्टर्ड करना पड़ता है और वो एक ECS की तरह काम करता है। तो अगर आपका ECS रिटर्न होता है तो AMC तो आपको चार्जेस नहीं लगाती, लेकिन बैंक में चार्ज यू। जैसे मैं मेरे ही एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे पहले क्या होता था कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि मेरी ECS रिटर्न हुई है, SIP का पैसा मेरा डेबिट नहीं हुआ क्योंकि उस समय मान लीजिए अकाउंट में बैलेंस नहीं था। तो बैंक जैसे मेरे पास मैं ICICI बैंक का अकाउंट है और ये नॉर्मली सभी के साथ में है, तो मैं ICICI बैंक की ऐसा नहीं कि मैं डिफेम कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ICICI चार्ज मी 700 रुपीज़ फॉर पर ट्रांजेक्शन। और मान लीजिए अगर आपके 3-4 SIP होती है तो आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आपका ECS रिटर्न होता है, वन टाइम मैंडेट रिटर्न होता है, SIP रिटर्न होती है आपकी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करें। अब क्योंकि जब हम SIP की बात कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बात कर रहे हैं, हमारे मेरा लॉन्ग टर्म कोई फाइनेंशियल गोल है और मैं उसके लिए अपनी SIP कर रहा हूँ, तो मैं ये इंश्योर करूँगा कि मेरे अकाउंट में बैलेंस हो उस दिन जिस दिन वो SIP जानी है। अब मुझे नहीं पता है एज अ बिजनेसमैन या मेरी कोई भी बिजनेस इनकम आ रही है, मुझे नहीं पता कि महीने की किस तारीख को वो पैसा रहने वाला है। मान लीजिए 40-50 हज़ार रुपये के SIP का अमाउंट जाना है और उस समय अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं हुआ तो SIP कैंसिल होगी, SIP मतलब आपका ECS रिटर्न होगा। तो उसकी वजह से बैंक विल चार्ज यू अमाउंट, गुड अमाउंट ऑफ मनी, और जिसकी वजह से रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में हो तो मैं आपको अपना प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे प्लान कर सकते हो। तो मैं इसको प्लान करने के लिए मैं डायरेक्टली SIP ना करके एक छोटे मोटे अमाउंट की SIP कर ली कि 1000 की, 2000, 5000 की, जहाँ पे आई एम वेरी मच ओके। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो मेरी SIP है वो मैं STP के थ्रू करता हूँ। STP यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो इसमें क्या करते हैं कि मैंने सारा का सारा पैसा, मेरी ज़्यादा तो SIP चल नहीं रही होती, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 SIP मेरी रहती है। और मैं इवन आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारी SIP मत कीजिए, 3-4 SIP इनफ है और उसमें आप बाकी सारे फाइनेंशियल गोल्स अलाइन कर सकते हो। रिटायरमेंट के लिए भी सिमिलरली सेम फंड की SIP जा रही है, उसमें चाहो तो अमाउंट बढ़ा लीजिए। और चाहे मान लीजिए मेरी जैसे डॉटर है तो मैं उसके लिए एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, तो भी मेरी एक दूसरी SIP है जिसके लिए मैं उसको प्लान कर रहा हूँ। तो मैं 4-5 SIP में अपने 3-4 डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स को कवर कर रहा हूँ, अलाइन है मेरे। अमाउंट बढ़ा लीजिए उस तरीके से। तो जैसे मेरे केस में मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जब भी पैसा आता है, महीने का एक्स्ट्रा सरप्लस आता है, तो उस पैसे को मैं लिक्विड फंड में डाल देता हूं, जिस पर्टिकुलर फंड में मुझे SIP करनी है। अब वहां से हर महीने की एक फिक्स तारीख को मैंने तय की हुई है और वो पैसा मेरे अब अकाउंट से डेबिट ना होके मेरे लिक्विड फंड से रिडीम होता है और उस फंड की इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है। इससे क्या फायदा है मैं आपको अभी समझाता हूं। एक तो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनकेस मेरे अकाउंट में लिक्विड फंड में पैसा पड़ा है, वहीं से रिडीम हो रहा है, तो वो पैसा मेरे अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। तो अगर इन केस मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि रिटर्न नहीं होगा, इसे रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि मैंने अब STP की हुई है। तो यहाँ पे वन टाइम मैंडेट का कोई पूरा गेम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी STP जो बेसिकली आपके लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में जा रही है। दूसरा कि मेरे को ये इंश्योर नहीं करना है कि अकाउंट में बैलेंस है नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा सरप्लस आता है, कहीं से भी आता है, बिजनेस से आता है, इनकम से आता है, कंसल्टिंग से आता है, या मेरी कंटेंट एजेंसी है वहां से पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा पैसा बेसिकली मैं एक जगह लिक्विड फंड में मूव करते रहता हूँ। तो वो सेविंग अकाउंट में ना रख के लिक्विड फंड का भी मुझे बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि लिक्विड फंड में भी आपको अगर यही पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होगा तो हार्डली यू विल बी गेटिंग 3-4%, शायद 4% भी साल का, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। लिक्विड फंड में यू कैन एक्सपेक्ट कि 6-7% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो साल का। तो वहां पे आपको उसका भी रिटर्न मिल जाता है, प्लस आप सेफ हो कि हाँ आपका पैसा अकाउंट से डेबिट ना होकर लिक्विड फंड से इक्विटी में जा रहा है, तो आपकी STP जा रही है और आपका जो अमाउंट है ना वो एवरेजिंग आउट हो जाती है। मतलब सारा पैसा मार्केट में एक साथ ना लग के सिस्टमेटिकली 9-10 महीने की आपने इंस्टॉलमेंट्स बना ली जो आपके लिक्विड फंड से मूव हो रही है। तो जब जब भी मेरे पास पैसा आता रहता है मैं लिक्विड फंड में डालता रहता हूँ अपनी STP के तौर पर।
और मान लीजिए अगर मुझे लगता है कि मार्केट में ये मूड अच्छा है और इस समय मेरे को ज्यादा इक्विटी में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो भी सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि एसटीपी तो मेरी जा ही रही है, और मान लीजिए मेरे पास एक्स्ट्रा सरप्लस आया और मुझे लमसम आपका इक्विटी मार्केट में डालना है इस समय, तो उसी लिक्विड फंड से मैं पैसा थोड़ा सा ज्यादा रिडीम करके या ज्यादा ट्रांसफर कर देता हूं इक्विटी फंड में उन इन दैट पर्टिकुलर मंथ, अगर मुझे लगता है कि उस समय इक्विटी में ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए अगर इक्विटी मार्केट गिर गया 15,000 14,000 पहुंच गया और मुझे लगता है कि उस समय मुझे इंडेक्स फंड में ज्यादा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो मैं वहीं से वो पैसा एसटीपी के तौर पर एक लमसम की तरफ उसका ट्रिगर कर देता हूं, उस महीने के लिए एसटीपी बढ़ा देता हूं, और बाद में चाहो तो एफएसटीपी का अमाउंट चेंज भी कर सकते हो। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। तो आज के लिए यही एडवाइस थी। आई होप इस एडवाइस से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक का बटन लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।